बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो आज उसी टॉपिक के ऊपर हमारा एक आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर कर लिए। आज हमारा अगेन एक क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर होगा और वो क्वेश्चन होगा विद द जीएसटी, यानी जीएसटी की बात भी क्वेश्चन के अंदर होगी। और जीएसटी वाला किस तरीके से होता है क्वेश्चन कैश बुक के दौरान आपको समझाया हुआ है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने करा था, जिस तरीके से वो सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रेड हुआ था वैसे ही वो डबल कॉलम कैश बुक में भी ट्रेड होगा। ठीक है बात। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो आप देखें, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2019 की सारी बातें जून महीने की बातें हैं। तो पहला है जून, कैश बैलेंस हमारे पास 5,000 रुपये। कैश बैलेंस 5,000 रुपये होने का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी 5,000 रुपये पड़ा हुआ है। आगे लिखता है कि बैंक बैलेंस है 17,500। फिर जून 5 की बात करता है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन द फर्म्स बैंक अकाउंट ₹5,000। जून 6 की बात करता है कि चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू द बैंक 50,000। पेड एस बोस बाई चेक डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये लिखा है और 12,500 की सेल दी हुई है। ठीक है, सॉरी पेड दिया हुआ है कि भाई उनको 12,500 हमने पे किया। फिर बात करता है जून 9 की, पेड वेजेस इन कैश ₹3,000। जून 20 रिसीव अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू द बैंक ₹6,000। 21 की बात करता है कि ड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। जून 29 की बात करता है पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश ₹4,000। जून 30 में बात करता है सोल्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹8,000 प्लस CGST एंड HGST विल बी एट द रेट 6% ईच एंड बैंक द सेम। ठीक है बाग। आगे जून 30 की बात करता है पेड रेंट बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड HGST एट द रेट 6% ईच 1120 का अमाउंट हमको दिया हुआ है। जून 30 की बात करता है पेड इनटू द बैंक ₹7,500। ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलो समझते हैं क्वेश्चन को एक बारी। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब हुआ डेट पर्टिकुलर LF कैश, दिस वन इज द डेबिट साइड। अगेन डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, दिस वन इज द क्रेडिट साइड। अब जो हमारी डेबिट साइड रहती है तो ये हमारा साइड है इंडिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, सॉरी नॉट इंडिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इट इज द इंडिकेशन ऑफ इनकम, यानी सारी इनकम हमको यहाँ पेश करनी होती है टू साइड। और हमें यानी जो क्रेडिट साइड हमारा है जिसको हम बाई साइड बोलते हैं, उस बाई साइड हमको सारे के सारे खर्चे पेश करने होते हैं। अगर बैंक के थ्रू हुए हैं यानी चेक के थ्रू हुए हैं तो बैंक वाले कॉलम में मेंटेन होंगे, और अगर वो कैश के थ्रू हैं तो कैश वाले कॉलम में मेंटेन होंगे। ऐसे ही काम इनकम की अगर हम बात करें तो अगर कोई इनकम हमको कैश में हो रखी है तो कैश वाले कॉलम में आएगा, अगर कोई इनकम हमको थ्रू दी चेक हुई है तो फिर बैंक वाले कॉलम में आएगा। आ गई बात समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है पहला वाला फर्स्ट, यानी 1 जून की बात देखो, 2019 लिखा मैंने, जून 1 की बात हो रही है। यहाँ पे जून 1 की बात हो रही है क्या, कैश बैलेंस ऑफ ₹5,000, मतलब हमारे पास कैश का बैलेंस है 5,000 रुपए। ठीक, ऐसे ही आगे लिखता है कि बैंक बैलेंस भी है 17,500, यानी कैश का बैलेंस भी पॉजिटिव में दिखा रहा है और बैंक का बैलेंस भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। मतलब ओवरड्राफ्ट तो नहीं दिया ना। अगर आपको पिछली वाली वीडियो याद हो तो उसमें हमने क्वेश्चन में बात करी थी अबाउट दी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो उसको हम पहले बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं, बाई बैलेंस BD करके। बट अगर हमें बैलेंसेस दिए हो, पॉजिटिव बैलेंसेस दिए हो, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे टू साइड, टू बैलेंस BD करके, है ना बात। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। टू बैलेंस BD। तो कैश वाले कॉलम में 5,000 रुपये आएगा, बिकॉज 5,000 रुपये कैश है कह रहा है और 17,500 बैंक में है बोल रहा है, तो 17,500 ही आ गया बच्चों। ठीक है बात। चलिए अगली बात अगर हम समझें तो लिखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। क्या करा हमने, कैश रिसीव करा, कैसे, फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट्स का क्या मतलब हुआ, जो आपकी कंपनी का ओनर होगा उस बंदे ने अपनी पर्सनल एसेट्स बेची और हमने कैश रिसीव किया, हमने इन द सेंस फर्म ने कैश रिसीव किया। आगे लिखता है डिपॉजिटेड इन द फर्म्स अकाउंट, और वो 5,000 रुपए फर्म के अकाउंट में सबमिट कर दिए गए। अब फर्म के अकाउंट मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिए गए हुए। क्या हुआ, आपका जो ओनर है उसने पर्सनल एसेट बेची, पर्सनल एसेट बेचने के बाद वो जो 5,000 रुपये उसने कमाए वो कंपनी के बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिए। अगर सबमिट कर दिए तो बैंक में इनकम आई होगी। तो अगर बैंक में इनकम आई है तो बैंक वाले कॉलम में आप 5,000 रुपये लिख देंगे। समझ में आ रही बात। कैश वाला कॉलम आप डैश कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्यों आया था, पर्सनल एसेट्स को बेचा, यानी पर्सनल एसेट को बेच के मालिक ने पैसा दिया। अब अगर कंपनी का ओनर अगर कंपनी के अंदर पैसा दे तो उसे हम टू कैपिटल कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। समझ में आ गई बात, इसे हम टू कैपिटल अकाउंट कहेंगे बच्चों। ठीक है बात। तारीख आपकी 5 है तो जून 1 और जून
फाइव, ये फाइव की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम बात करें, लिखा है कि चेक रिसीव एज एडवांस, हमें हमने एक चेक रिसीव किया अगेंस्ट सेल, मतलब हम सेल करने वाले हैं और उस सेल के करने के एडवांस में हमने एक चेक रिसीव किया। चेक मतलब बैंक की बात कर रहा है। पेड इनटू द बैंक ₹50,000, यानी हमने 50,000 रुपये अपनी सेल करी, 50,000 रुपये की अपनी सेल करी और उस सेल से पैसा हम लोगों ने कमाया बच्चों। ठीक है, उस सेल से हमने पैसा कमाया, तो 6 तारीख की बात हो रही है, तो यहाँ पे 6 लिखें क्योंकि कमाया है पैसा, आया है पैसा। तो क्या हुआ, अभी सेल तो नहीं हुई है, अभी सेल हुई नहीं है, वो क्या कह रहा है, चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल, सेल होगी उसके एडवांस में हमको चेक आ गया, तो ये एडवांस पैसा है हमारा। हमारे पास कितना आया बच्चों, आया 50,000 रुपये और आया बैंक में। ठीक है, क्योंकि वो बात कर रहा है चेक की, बात कर रहा था ना चेक की, चेक रिसीव एज एडवांस, तो चेक की बात कर, तो यानी बैंक वाले कॉलम में आएगा। अब यहाँ पर गलती मत करिएगा टू सेल्स लिखने की, ये सेल्स नहीं है, ये टू एडवांस लिखिएगा, ये एडवांस पैसा आपके पास आ रखा है, तो एडवांस अकाउंट में नहीं, ये पैसा आपका फिलहाल एडवांस में दिखेगा। ठीक है बात, चलिए 7 तारीख की बात करते हैं, लिखा है पेड एस बोस, यानी कोई एस बोस है, उनको हमने पेड किया है, पेमेंट करी है। पेमेंट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब बाई साइड, तो बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाई चेक, कैसे किया है, चेक से किया है, चेक मतलब बैंक, बैंक वाले कॉलम की बात हो रही है। ₹12,500 हमने उनको पेमेंट करी, और कहता है कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव किया 200 रुपये। डिस्काउंट रिसीव करने को और डिस्काउंट पे करने को हम कैश बुक में मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते भैया, क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं मेंटेन कर रखा है। ठीक है, ये सिलेबस में फिलहाल हट चुका है, अदरवाइज ये सिलेबस में था पहले, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हुआ करती थी। ठीक है, अब सिलेबस में नहीं है खैर, तो वहां पर ये रिकॉर्ड करना पॉसिबल था, लेकिन फिलहाल तो रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ठीक है, 12,500 की पेमेंट हुई है, कर देते हैं, बैंक से हो रखी है, तो 12,500 की पेमेंट हुई है बैंक से, कब, किस डेट को, 7 तारीख को, है ना, ये आपकी हुई है। पेड एस बोस लिखा है, तो पेड एस बोस है ना, किस तारीख को, 7 तारीख को, तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 7 तारीख, जून 7 लिख देंगे। ठीक है, किसे गया है पेमेंट, 12,500 पे एस बोस को, तो यहाँ पे रीजन लिखे आप, बाई एस बोस। ठीक है बात, यहाँ पे लिखेंगे बाई एस बोस, यानी ये पैसा एस बोस को हमने पे कर दिया बच्चों। ठीक है बात, होप मामला आपका क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्लियर हो रहा होगा मामला, इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कैश बुक बहुत सिंपल सी बुक है और कुछ नहीं करना है आपको, बाई साइड सारे खर्चे पेश करते जाने। अगर वो खर्चे कैश में हो रहे हैं तो कैश वाले कॉलम में मेंटेन करिए, अगर वो खर्चे थ्रू दी बैंक हुए हैं, थ्रू दी चेक हुए हैं, तो बैंक वाले कॉलम में मेंटेन करिए, सिंपल सी बात है। इस साइड हमने इनकम पेस्ट आउट करनी होती है, कैश वाले कॉलम में कैश वाली इनकम पेस्ट आउट करिए, बैंक वाली कॉलम में बैंक वाली इनकम पेस्ट आउट करिए। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो चल नहीं रहा है, बहुत ईजी है मामला। चलिए बात करें 9 तारीख की, तो 9 तारीख में क्या हुआ है, पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किए हैं इन कैश। ओके, बात हो रही है पेड कर रहे हैं वेजेस, यानी खर्चे की बात कर रहा है, तुरंत माइंड को क्लिक करिए, बाई साइड रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, पेड वेजेस इन कैश ऑफ ₹3,000, हमने 3,000 रुपए पे कर रखे हैं, कैश से पे कर रखे हैं। ठीक है, तो कैश वाले कॉलम में 3,000 रुपए आ गए बच्चों, आ गए। अब ये 3,000 रुपए कब गए, क्या तारीख है उस दिन, 9 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे जून 9, ये बात जून 9 की हो रही है, और है क्या ये 3,000 रुपए क्यों गए, बाई वेजेस, है ना, ये गई बाई वेजेस अकाउंट, तो ये 3,000 रुपए आपके ये खर्च हुए। ठीक है बात, चलिए हम बात करते हैं अगले की, लिखा है रिसीव अ चेक, चेक मतलब बैंक, और क्या बोल रहा है, रिसीव, रिसीव का मतलब टू साइड की बात कर रहा है, रिसीव फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू द बैंक ऑफ ₹6,000, मतलब हमने ए मुखर्जी से 6,000 रुपए का चेक रिसीव कर रखा है। रिसीव का मतलब हुआ भाई बैंक वाले कॉलम में रिसीव साइड आएगा, इनकम साइड आएगा, ये 6,000 रुपए आया। ठीक है, कब आया 6,000 रुपए, लिखा है 20 तारीख को आया है, जून 20 आप लिख दें, और यहाँ पर लिखें टू, कौन है ये है आपके ए मुखर्जी, तो यहाँ इनका नाम लिख दें ए मुखर्जी का, क्योंकि ए मुखर्जी ने हमको दे रखा है, ए मुखर्जी अकाउंट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आधा ही लिखा है स्पेलिंग मैंने, क्योंकि पूरी आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने 6,000 रुपये लिख दिया। ठीक है बात, चलिए अगला हमारे पास है ड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5,000, यानी हमने 5,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किए। अब अगर बैंक से विड्रॉ किए, अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि फॉर द ऑफिस यूज कि फॉर द पर्सनल यूज, नहीं लिखा है, लिखा है कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर कंसिडर्ड करिए कि वो पैसा ऑफिस में ही आया है, कंपनी के पास आया है, मालिक ने यूज नहीं करे, ओनर ने यूज नहीं करे हैं। ठीक है, ओनर ने यूज करने के किए अगर होंगे, ओनर ने अगर यूज किए होंगे ना बच्चों, तो वहां पर साफ साफ स्पेसिफाइड होना चाहिए, बात साफ साफ लिखी होनी चाहिए। यहाँ लिखी तो है नहीं, यहाँ सिर्फ लिखा है कि हमने कैश विड्रॉ किया 5,000 रुपये। अब अगर 5,000 रुपये विड्रॉ किया तो फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्यों, बैंक से पैसा लाए ऑफिस में, ऑफिस का कैश तो बढ़ गया, लेकिन बैंक वाला जो मामला था वो डिक्रीज हुआ। तो जहां कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हों, दोनों
पर इम्पैक्ट पड़े तो उस एंट्री को हम बोलते हैं या उस ट्रांजैक्शन को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री के तहत आएगा और कॉन्ट्रा एंट्री की रिकॉर्डिंग दोनों जगह होती है। देखो क्या हुआ, ड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 5,000 रुपए, बैंक से 5,000 विड्रॉ किए तो बैंक वाले कॉलम का तो खर्चा है, तो बाई साइड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 5,000 रुपए क्योंकि बैंक वाले कॉलम के लिए खर्चा। अच्छा, यही 5,000 रुपए कैश वाले कॉलम के लिए बन गया इनकम। यही 5,000 रुपए कैश वाले कॉलम के लिए क्या बनता है बच्चों, इनकम बनता है। डेट क्या है 21, तो 21 दोनों जगह रिकॉर्ड करें, यहाँ भी 21 जून और यहाँ भी आपकी 21 जून, ठीक है बात। 21 जून रिकॉर्ड हो गया। अब ये क्या हुआ, बैंक से क्या गया, तो लिखेंगे बाई कैश। अपोजिट नाम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया अपोजिट नाम आपने यूज करना, तो बाई कैश अकाउंट आप लिखें। बैंक, यहाँ पर कैश आया है तो कैश में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर कैश वाले कॉलम में लिख रहे हैं तो बैंक के नाम से लिखें और बैंक वाले कॉलम में लिख रहे हैं तो कैश के नाम से लिखें। इस बात का आपने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है बात। एक बार इतना देख लें, फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शन और है उन्हें और लिखूं, फिर उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, तो बाकी के जो बचे हुए ट्रांजैक्शन है वो लिख लिए। अब देखते हैं इनके ऊपर क्या करना है, ठीक है। तो एक हमारी जो कॉन्ट्रा एंट्री हुई थी बाई कैश और टू कैश करके, हमें सी लिखना भूल गया, तो यहाँ पे सी लिखें आप और यहाँ भी सी लिखें, ठीक है, ताकि देखने वाले को पता चले कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। चलिए आगे बात करते हैं। 29 की बात हो रखी है, पेड ऑफिस सैलरीज, ऑफिस की सैलरी पे करी है। पे करने का मतलब तुरंत माइंड को क्लिक करना है कि बाई साइड इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब ढूंढेंगे कैश में कि बैंक में, तो यहाँ लिखा है इन कैश ऑफ रुपीज 4,000, यानी कैश के फॉर्म में आपने सैलरी पे कर रखी है, तो भैया 4,000 आप रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में, ठीक है बात। अच्छा, क्या है ये 4,000 पे क्यों गया है, क्या था रीजन, इसका रीजन था सैलरी, तो लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। बाई सैलरी अकाउंट हुआ कब, दैट इज ऑन 29, तो जून 29। समझ में आ रही है बात। चलिए बहुत बढ़िया। 30 की अगर हम बात करें तो लिखा है सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने गुड्स बेची हैं और कैसे बेची हैं, इन कैश। अब अगर गुड्स बेची होंगी तो इनकम, अगर इनकम है तो फिर इस साइड रिकॉर्ड होगा टू साइड, और किस वाले कॉलम में, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश की बात कर रहा है फॉर रुपीज 8,000, ठीक है। प्लस CGST एंड HGST भी चार्ज कर रहा है इस पर @6% पर एनम ईच एंड बैंक्ड। अब देखें, घुमा दी ना बात, कैसे बात घुमाई, मैंने क्या बोला, सोल्ड गुड्स इन कैश, तो यहां तक मुझे लगा कि कैश वाले कॉलम में मेंटेन होगा, फॉर रुपीज 8,000 प्लस CGST एंड HGST @6% ईच एंड बैंक्ड, बैंक का मतलब हुआ बैंक में डाल दिया, एंड बैंक्ड का मतलब हुआ बैंक में डाल दिया, ठीक है बात। ये पैसा बैंक में आया, अब कैश में नहीं आया, ये कहाँ आया, बैंक में आया, ठीक है बात। चलिए, आपने सेल कितने की करी, 8,000 रुपए की करी, तो बैंक वाले कॉलम में आप लिखें 8,000 इनकम वाली साइड, ठीक है। ये है क्या 8,000, ये सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट आपकी है 30 जून। अच्छा, अब देखो 8,000 पर CGST और HGST भी तो चार्ज हुआ है। अब अगर आपने सामान बेचा है तो भाई ये कंफर्म हुआ ना कि GST भी आपने कलेक्ट कर रखी होगी, और अगर आपने GST कलेक्ट करी है तो GST के फॉर्म में भी आपको इनकम हुई आपको GST के फॉर्म में भी इनकम। अब अगर GST के फॉर्म में भी इनकम हुई है तो वो भी आपकी टू साइड रिकॉर्ड होगी, लेकिन GST कलेक्ट करने को, GST के कलेक्शन को हम आउटपुट बोलते हैं। तो हम लिखेंगे टू आउटपुट CGST, ठीक है, अगेन टू आउटपुट SGST। ये भी आपका आया 8,000 का 6% हुआ 480, 8×48 8×48, ठीक है। तो 480 का CGST और 480 का SGST, होप समझ में आ गई होगी। अब वो सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सिंगल कॉलम हो डबल कॉलम हो, आप जब GST कलेक्ट करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग टू साइड करिए आउटपुट के फॉर्म में, और जब आप GST पे करते हैं, है ना, सिंगल कॉलम डबल कॉलम उससे मतलब नहीं, बट अगर आप GST पे कर रहे हैं, पे करने को इनपुट बोलते हैं। इनपुट की एंट्री बाई साइड कर दीजिए, क्योंकि बाई साइड हमारी खर्चे वाली साइड है और टू साइड हमारी इनकम वाली साइड है। सिंपल सा फंडा है, तो इसमें घबराना नहीं है कि भैया GST आ गई तो डबल कॉलम में कैसे मेंटेन होगी, बहुत सिंपल सा फंडा हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। जून 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ सब में 30 तारीख आएगा, ठीक है, जून 30 और जून 30। आगे बात करता है पेड रेंट, यहाँ पे रेंट पे किया गया है बाई चेक, कैसे, चेक से, ठीक है बात, इंक्लूडिंग CGST एंड HGST। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, यहाँ लिखता है कि पेड रेंट बाई चेक, चेक से रेंट पे किया है, बहुत बढ़िया। इंक्लूडिंग CGST, यहाँ पे लिखता है देखो इंक्लूडिंग कर दिया, एक लाइन ने एम्फेसाइज कर दिया, एक वर्ड एम्फेसाइज कर रहा है, इंक्लूडिंग CGST एंड HGST @6% ईच 1,120 लिखा हुआ है ना। इस वाले अमाउंट में GST यानी CGST और HGST के फॉर्म में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आई बात समझ में, आपको 1120 पर GST निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ ऐसा नहीं लिखा ना, देखो ऊपर वाले में देखो सोल्ड गुड्स फॉर इन कैश फॉर 8,000
प्लस CGST एंड HGST लिखा है, यानी CGST और HGST प्लस करनी है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया बाय द चेक, और क्या लिखता है, इंक्लूडिंग CGST और HGST इंक्लूड है इस अमाउंट में 1120 में। खतरनाक बात हो गई है ना बात। अच्छा, अब यहाँ पेड हुआ है और चेक से हुआ है, पेड हुआ है चेक से हुआ है, मतलब बैंक की बात कर रहा है, और अगर बैंक की बात कर रहा है तो खर्चे की बात कर रहा है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस साइड लिखेंगे इसकी एंट्री, 30 तारीख का मामला यहाँ पर होगा, बाय रेंट अकाउंट, है ना, बाय रेंट अकाउंट होगा कि नहीं होगा, रेंट अकाउंट। अच्छा, अब आप जीएसटी भी पे करी होगी आपने, भाई रेंट के साथ जीएसटी भी तो पे करेंगे ना, और पे करने को इनपुट बोलते हैं इनपुट खर्चा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, बाई साइड। तो फिर आप लिखें बाई, ठीक है, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट CGST अकाउंट, और बाई इनपुट SGST अकाउंट। अब मुद्दा हुआ कि रेंट में कितना लिखें, इनपुट में कितना लिखें, CGST और HGST में कितना कितना अमाउंट एक्चुअली आएगा, वो हमारा मुद्दा हुआ मुद्दा। अब देखें कैसे करेंगे आप लोग। ये है आपका 1120 रुपए, इस 1120 में 12% GST भी इंक्लूड है, 6% की CGST और 6% की SGST, यानी जो 1120 रुपए का 1120 जो अमाउंट आया है, 1120 का जो अमाउंट है, इसमें 12% CGST और HGST के फॉर्म में ऐड होके हमको अमाउंट दे रखा है। अब अगर हमें पुराने अमाउंट पे पहुंचना हो कि प्योरली वो अमाउंट कितने रहे होंगे, तो हम कैसे करेंगे, 1120 इंटू करेंगे 100, नीचे कर देंगे 112। अरे 112 कहां से आया, देखो, अगर हमें कभी निकालना हो ना 1000 रुपए का, हमें मान लिया 6% निकालना है, तो क्या करते हैं, हम 1000 लिखते हैं, हम लिखते हैं ना 1000, और इंटू करते हैं 6/100, यानी 6/100 करते हैं, मतलब हमें किसी भी अमाउंट का अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, 1000 रुपी इंटू 6/100, ये फॉर्मूला है ना हमारा परसेंटेज निकालने का। अब अगर हमें किसी अमाउंट की जानकारी दी हो, या हमें कोई अमाउंट दिया हो और उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, इंक्लूड हो, तो क्या करोगे, भाई अमाउंट लिखा 1120 रुपए, इंटू किया 100, जो नीचे वाला 100 है ना, ये ऊपर आ जाता है, ये ऊपर आ गया। अब 112 कहां से आया, देखो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट 12% प्लस करने के बाद आया है, तो आपने 100 में उतना जोड़ देना होता है, 112। बात समझ में आई, 1120 इंटू लिखा 100, मतलब बात पूरी उल्टी हो गई तो पलट गया मामला, 100 ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, यहां पर ये जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट प्लस करके दिया हुआ है, 12% प्लस करके दिया हुआ है, तो 100 में 12 जोड़ा कितना आया, 112, ठीक है, नीचे 112 आएगा। अगर 14% होता, 14% जीएसटी इंक्लूड होता तो यहाँ पर 114 आता, अगर 20% जीएसटी होती तो यहाँ 120 आता। समझ में आ रही है बात, ये उतना यहाँ पर प्लस हो जाता है, बहुत सिंपल सा मुद्दा हुआ। तो 112 से 112 कटा एक बारी, ठीक है, 10 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ 1000, यानी जो रेंट का अमाउंट था ना वो 1000 रुपए था, तो रेंट में आप लिखे 1000 रुपए, और ये चेक से हुआ है मामला सारा, ये मामला सारा चेक से हुआ है ना, पेड रेंट बाय चेक लिखा था, तो रेंट वाला मामला हुआ था बैंक से, चेक से। अब इनपुट से जीएसटी और एचजीएसटी 6% है भाई, तो 1000 का 6% 60 रुपए हुआ, ठीक है, 60 रुपए ये, 60 रुपए ये, क्लियर है बात, वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आखिरी बात हम लोग करें आज की, पेड इनटू बैंक ₹7,500, यानी बैंक में 7,500 पे किए हैं, यानी डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है, जो पेड इनटू बैंक का मतलब होता है ना डिपॉजिट करना, तो आपने 7,500 डिपॉजिट कर रखे हैं बैंक में। अब अगर बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं 7,500, तो क्या हुआ, सोचो क्या हुआ भाई, बैंक में डिपॉजिट करना कैश वाले कॉलम के लिए तो खर्चा है, कैश वाले कॉलम के लिए क्या है बच्चों, खर्चा, तो कैश वाले कॉलम में आप 7,500 लिखेंगे, ठीक है बात, और बैंक वाले कॉलम के लिए इनकम है, तो यहां पर बैंक वाले कॉलम में 7,500 आएगा, और यही हमारी जो एंट्री है इसी को हम कॉन्ट्रा बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा। आपने बैंक में 7,500 जमा किए, तो कैश वाले कॉलम के लिए तो खर्चा हुआ, और बैंक वाले कॉलम के लिए इनकम हो गई। अब ये इनकम यहाँ पर हमने बैंक वाले कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट आप लोग लिखेंगे, और यहाँ पर हमने कैश वाले कॉलम में 7,500 लिखा है, तो हम टू बैंक करेंगे, सॉरी बाई बैंक करेंगे, हम सॉरी बाई बैंक करेंगे, ठीक है बात। जून 30 की ये बात थी, जून 30 की ये भी बात थी। तो बच्चों देखो सारी रिकॉर्डिंग हमारी समाप्त हुई, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह मारिए और देखिए, कोई डाउट, कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो तुरंत कमेंट करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात परेशान कर रही है ना, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप
कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने की और पॉजिटिवली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है बात, कोशिश पूरी करी जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए सारी रिकॉर्डिंग हमारी हो गई। देखो बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। वो क्या गड़बड़ हो रही है? ठीक है, हमारे कैश वाली साइड देखिए आप 10,000 रुपये आ रहा है, इनकम वाली साइड देखिए 10,000 रुपये आ रहा है, और खर्चे वाली साइड देखिए जरा सा कितना आ रहा है, 4 3 7 और 7 यानी 14,500 का खर्चा आ जा रहा है। 14,500 का खर्चा। और यहाँ पर हम देखें 10,000 रुपये इनकम होती है। अब यहाँ कैश बुक में ऐसा होता नहीं है, कैश बुक में ऐसा होता नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मे बी ये मिसप्रिंट हो क्वेश्चन, है ना, तो थोड़ी गलती करी हो। तो यहाँ पर देखो हम क्या करें, जो हमारे पास जो टू कैपिटल अकाउंट लिखा था ना हमने कि भैया उसने पर्सनल अपनी एसेट बेची और वो पैसा फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने ये 5,000 रुपये यहाँ दिखा दिया बैंक में। तो आपको इसको कैश वाले कॉलम में ले लें, इस 5,000 को आप कैश वाले कॉलम में ले लें। ठीक है बात, जो उसने लैंग्वेज लिखी थी ना उस लैंग्वेज के हिसाब से तो बिल्कुल सही किया था मैंने, लेकिन जब अभी प्लस करने बैठा अभी देखा तो मामला बड़ा गड़बड़ा रहा था, तो मैंने इस 5,000 को यहाँ पे कर दिया, शिफ्ट कर दिया 5,000 को। ठीक है, फिर मैंने वो जो गोयल की बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया था मैं क्रॉस चेक किया, उन्होंने भी ऐसे कर रखा है। ठीक है बात, तो ऐसा मतलब होता नहीं है। देखो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5,000 रुपये यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि और कहीं गुंजाइश तो है नहीं, और कहीं शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि और जगह तो साफ साफ चेक 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 लिखा है। तो यहाँ पर मुझे गुंजाइश नजर आई, मैंने 5,000 रुपये यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है बात, तो हो आप कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने ये बताई कि भैया कैश बुक का 2 वाला कॉलम हमेशा बड़ा आना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। और आपको ऐसे मिसप्रिंटेड क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, डोंट वरी। ये मिसप्रिंटिंग शायद उसने मिसप्रिंट से लिख दिया हो, बट अभी जब चेक करा, वो उसकी जो वेबसाइट है उसमें चेक करा तो उसने 5,000 रुपये यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5,000 रुपये यहाँ डाल दिया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब मुद्दा क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि अल्टीमेट लेवल पर अब हमको क्या करना होता है। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, अब हमें अपनी कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस चेक करना है कि हम कितने पॉजिटिव में हैं और कितने माइनस में हैं। बैंक आपका भले माइनस में हो सकता है, बैंक का माइनस में होना बिल्कुल लाजमी है। बैंक माइनस में हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बैंक अपने कस्टमर्स को, जो बढ़िया उसके कस्टमर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब हुआ आपके अकाउंट में कम पैसे निकाल ज्यादा सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखें आप, तो कैश वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो यार है बच्चों 10 10 10 अभी 15 हो गया, ये हो गया आपका 15,000 रुपये, हो गया 15,000 रुपये। तो जो 15,000 रुपये यहाँ आपने लिखा ना, वही 15,000 रुपये आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है, वही 15,000 रुपये आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। चलिए अब जून 30 को, ठीक है, क्या बचा, बाई बैलेंस CD, यानी जो आपके पास बैलेंस बच जाएगा उसको हम बैलेंस CD कहेंगे। 15,000 रुपये इनकम थी, खर्चे आपके 4 3 7 और 7 यानी 14,500, कितना बच रहा है, 500 बच रहा है। क्या किया मैंने 15,000 रुपये में से ये जो खर्चे हैं ना 7,500 प्लस 4,000 प्लस 3,000 इनको लेस कर दिया। लेस करने के बाद मेरे पास 500 रुपये बच रहा है, 500 रुपये यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बात, चलिए अगली बात समझते हैं। अगली कहानी में क्या हुआ, अब जरा देखें बैंक वाले कॉलम का कहाँ बड़ा आ रहा होगा। 17,500, 50,000, 6,000, 8,000, 480, 480, 7,500, ये तो बैंक की इनकम है। खर्चों की बात करें 12,500, 5,000, 1,000, 60 और 60, तो मुझे खर्चे कम दिखाई दे रहे हैं खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा है। अब अगर इनकम ज़्यादा है तो बैंक भी पॉजिटिव में आ रहा है आपका, जो आपका बैंक है ना बच्चों, वो भी आपका पॉजिटिव में आ रहा है। ये आ रहा है 89,960, पूरा प्लस करके आ रहा है 89,960। ठीक है, यही सम को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे 89,960। आप क्या करेंगे, इस 89,960 से आप लेस करेंगे 12,500 भी लेस करेंगे, 5,000 भी लेस करेंगे, 1,000 लेस करेंगे, 60 लेस करेंगे, 60 लेस करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का अमाउंट कहीं अपने प्लस करिए, उसको लेस कर दीजिए 89 यानी 89,960 रुपीज से, तो आपका बैलेंस शीट निकल के आ जाएगा। मैं एक बार निकाल के देखता हूँ कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, यह आपका आ रहा है बच्चों 71,340 रुपए, यार आपका 71,340, तो दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो बाय बैलेंस CD हमने लिख दी है। ठीक है, और जो मैंने अभी आप 5,000 रुपये यहाँ लिखा है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये बुक में मिसप्रिंटेड क्वेश्चन रहा होगा, है ना। तो जब वेबसाइट चेक करी तो उसने कहा कि भैया इस 5,000 को आप यहाँ नहीं लिए, यहाँ लो, तब सही आएगी। अब मेरा दिमाग कैसे खनका, मेरा दिमाग खनका कि भैया कैश बुक में तो कैश वाला कॉलम बड़ा आता है, कैश वाला कॉलम का जो 2 साइड है वो तो बड़ी आती है, मतलब आपकी इनकम बड़ी होगी ना, खर्चे कम होने चाहिए। बैंक में ऐसा क्यों होता है कि हो सकता है कि बैंक माइनस में आ रहा हो या प्लस में आ रहा हो, अभी तो बैंक प्लस में आया है, मतलब आपके पास 71,340 रुपए हैं अभी। कई बार क्या होता है ना कि खर्चे वाले ज्यादा जाते हैं बैंक वाले में, वो इसलिए क्योंकि बैंक अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, ऐसा बैंक में पॉसिबल है होना, लेकिन कैश वाले कॉलम में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है बात, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कहीं कोई बात परेशान कर रही हो, और फिर अपना जो क्लास है आज हम सर्व करें उस क्लास को,
और इसी के साथ हमारा जो डबल कॉलम कैश बुक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक के करवा दिए, 2 सिंगल कॉलम कैश बुक के करवा दिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छे से करवाया था। अब हम एक लास्ट वीडियो और करेंगे पेटी कैश बुक के ऊपर, मतलब एक लास्ट देखता हूँ कितने उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, आपको कितने में समझ में आएगा, तो उतने हम पेटी कैश के ऊपर बात करेंगे। फिर आगे जो हमारी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये सब परचेज रिटर्न से रिटर्न जो बुकें और बची हैं हमारी, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।